लोगों के साथ क्लास 12th का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस टॉपिक में फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर मैंने उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पहले जो हमने डिस्कस किया था वो पर्टिकुलरली सुपर कंडक्टिविटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट का डिस्कस किया था, जो कि मैंने उससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाइए। तो आज की क्लास में मुझे डिस्कस करना है पहले रूप से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे पहले तो ये हम लोग चाहते हैं जानना कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था कि जब टाइप ऑफ रेसिस्टर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ये बात एराइज इसलिए हुई क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अलग अलग जब जरूरत पड़ती थी, कोई सपोर्टेबल रहती थी 2 एम्पीयर के लिए, कोई सपोर्टेबल 3 एम्पीयर के लिए, तो उस केस में अलग अलग रेसिस्टेंस जरूरी इसलिए था क्योंकि उसके रेसिस्टेंस जो उसके इलेक्ट्रिक करंट है उसको मुझे डिक्रीज करना था पार्टिकुलर वैल्यू से। तो सिमिलरली क्या है ना कि रेसिस्टर, वहां पे हम लोग रेसिस्टर बनाए, लेकिन रेसिस्टेंस में क्या, रेसिस्टर में क्या प्रॉब्लम है। अब हर मेजर का अलग अलग रेसिस्टर हम लोग कैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए 1 एम्पीयर का अलग बनाओ, 2 एम्पीयर का, ज्यादा हम लोग को एक्सपेंसिव हो जाएगा। 3 एम्पीयर का अलग बनाओ, 4 एम्पीयर का अलग बनाओ, 1.5 एम्पीयर का जरूरत मान लीजिए कभी पड़ गया तो फिर उसके लिए एक अलग बनाओ। तो ये जो ज्यादा है ना, इसको कहने का मतलब अलग अलग मेजर का जो हम लोग का रेसिस्टर है इसको बनाना ज्यादा डिफिकल्टी क्या, मतलब एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है रेसिस्टेंस को तो उस केस में आपको इन सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको मिनिमाइज करना, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 आपको दे दिए, दो आपको रेसिस्टर दे दिया, दोनों को जोड़ करके एक 2 एम्पीयर का एक 3 एम्पीयर का है। अगर आपको बढ़ाना है तो दोनों को सीरीज में ऐड कीजिए, 2 + 3, मतलब मैक्सिमाइज करने के केस में। अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसको आप किस तरह से ऐड करेंगे, तो उस केस में आप उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, जिसके लिए आपको फॉर्मूला हम देने वाले हैं कि 1/r = 1/r1 + 1/r2। ये आपका पैरेलल के केस में आ जाता है, मतलब 2 रेसिस्टेंस के लिए, मोर देन 2 के लिए ऐसो वैलिड 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, इस तरह से हम लोग का जाते रहेगा। तो ये जो हुआ इन 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग तो डेफिनेशन देते हैं, टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो वैसे तो हम लोग 2 ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग 3 कर सकते हैं। तो एक आपका हो जाता है क्या चीज, एक आपका हो जाता है सीरीज में आ जाता है, दूसरा आपका पैरेलल में आता है। सीरीज में हम लोग इसलिए लेते हैं कि सीरीज में क्या होता है, बहुत ईजी होता है, और एक आपका पैरेलल हो जाता है, और तीसरा जो होता है ना वो मिक्स्ड होता है, मतलब कहीं कहीं आपको सीरीज जोड़ देगा तो कहीं बीच में पैरेलल डाल देगा। एक सीरीज एक रेसिस्टेंस के साथ 2 को पैरेलल में ऐड करके जोड़ दिया, तो ये सब चीज होता है आपका पैरेलल के कंडीशन आता है। तो सबसे पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे पहला आता है आपका सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये आपका होगा टॉपिक। तो इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लेंगे, सबसे पहले वो सीखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन आता है व्हेन इफ वी add 2 or more than 2 resistance in such a way such that terminal point of first resistance, फर्स्ट लिखिए, उससे मत लिखिए, फर्स्ट रेसिस्टेंस is joined with initial point of, या initial point की है, initial point of second
resistance and similarly terminal point of second resistance is with initial point of third resistance, नीचे में रेसिस्टेंस लिखूंगा, थर्ड रेसिस्टेंस हमने क्या लिखा, इफ एड टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस इन सच ए वे such that terminal point of first resistance is joined with initial point of second resistance and similarly terminal point of second resistance is with initial point of third resistance. ऊपर वाला पार्ट रब कर ले, third resistance continuously then it is said to be in series combination. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक, तो अब जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ना, जरा हम लोग इसको फिगर ले लेते हैं इसका. देखिए इसको रब कर लेते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे. तो ये जो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत होती है कि ईच एंड एवरी रेसिस्टेंस से इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये फर्स्ट रेसिस्टेंस, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका टर्मिनल पॉइंट बी है. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग होता है, टर्मिनल मतलब फाइनल होता है. तो अगर इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका टर्मिनल पॉइंट बी है और मान लीजिए कि इसकी रेसिस्टेंस R1 हो गया, एक दूसरा रेसिस्टेंस है इसी तरह से जिसका इनिशियल मान लीजिए P है और टर्मिनल आपका, या मान लीजिए इनिशियल आपका B1 है और टर्मिनल आपका C है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो दूसरा रेसिस्टेंस जो है जिसका इनिशियल क्या है B1 है, तो उसके B1 को ना इसके B पे रख लेते हैं. ये आपका B1 हो गया. और फिर क्या करते हैं, यहां पे इसका दूसरा रेसिस्टेंस हो गया यहाँ R2 और इसका जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि इसका जो आपका इसका पोटेंशियल, इसका रेसिस्टेंस हमने R2 मान लिया और इसका जो टर्मिनल पॉइंट हो गया वो C हो गया. सिमिलरली एक तीसरा रेसिस्टेंस लेते हैं. तो आपका कई हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दो ही हो, जितना आप चाहिए उतना ले सकते हैं. तो अगर मान लीजिए तीसरा रेसिस्टेंस हमको लेते हैं, तो वो जो रेसिस्टेंस होगा तीसरा, उसका जो टर्मिनल इनिशियल होगा इसके टर्मिनल से ऐड कर देंगे. तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन. तो हमने मान लिया कि दो, एक R1 वाला एक R2 को हमने ऐड कर दिया. इसी तरह से आप ले सकते हैं, प्लस प्लस Rn तक ले सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लेट R1 and R2 are two resistance which is joined in series. ये जो R1 है इसके जो भी, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए V है और V1 है और इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है. तो जब दो रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस B है बिटवीन B एंड A एंड B और इसका पोटेंशियल डिफरेंस B और इसी के बीच में क्या V2 है. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एक नया रेसिस्टेंस बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस. और मान लिया कि इसका जो रेसिस्टेंस है, इसको मान लीजिए हम, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है P और Q के बीच में, मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ये आपका R रेसिस्टेंस का कोई रेसिस्टर है. तो इस सब को ऐड किया तो मेरा ये आ गया. तो अभी अभी तुरंत हम आपको बोले, आप लोग नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इन each individual resistor in case of series will be always same. मतलब इससे जितना इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए अगर आप I पास करते हैं तो इससे भी आपका I पास होगा, इससे भी आपका I पास होगा और ये जो आपका फाइनल बनता है इससे भी आपका I ही पास होगा.
और लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसी तरह से एक का V3, इसी तरह से चौथा को V4 डॉट डॉट, इस तरह से N1 का क्या होगा Vn, लेकिन समय करंट पास समान करेगी, केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये सारा जुड़कर इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सीरीज combination of a resistance, you can say that V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot dot Vn। अगर आप चाहे तो पहले दो के लिए लिखा है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे सिमिलरली वी कैन गेट, बट हम लोग लिख लेते हैं, क्या ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस केस में हमें थोड़ा ऊपर वाला कर ले, देखिएगा ये सब की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है इसका इस तरह से। अब इतना अगर आप लिख लिए तो हो गया, अब इसका प्रूफ ही हो गया, बस डेफिनेशन पे केवल फोकस करना है। तो V बराबर आप क्या कर सकते हैं, आई आर, तो ये V था, इसके लिए यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया था, और उसका आपका उसमें करंट कितना पास कर रहा था I, और उसका रेजिस्टेंस कितना था कैपिटल R, दैट मींस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट आई आर इज इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V1 मेरा यहाँ पे था और V1 का करंट कितना पास कर रहा था I, बट उसका रेजिस्टेंस कितना था R1, सो इट विल बी IR1 प्लस IR2, सेकंड रेजिस्टेंस से फिर तीसरे के लिए IR3 प्लस डॉट डॉट I into RN, आफ्टर कैंसलिंग ऑन बोथ साइड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट आफ्टर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय I you get R is equal to R1 plus R2 plus R3 dot 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 RN। It is the final expression of a सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो आपका इसमें बस एक बात, दो बात याद रखना कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना, वो सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेसिस्टर जो होती है उसके सम के बराबर हो जाती है, और इससे जो होता है ना हर एक रेसिस्टर से इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात होगी सीरीज में। अब हम लोग लेते हैं पैरेलल में। पैरेलल में इस बात को आप समझ गए। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए 2 एम्पीयर, दो आपको रेसिस्टर दे दिए, एक का आपको 2 है और एक का 3 है, पहले हम पैरेलल दे देते हैं तब आपको बात करेंगे। पैरेलल का लिख लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, बिल्कुल ही इजी डेफिनेशन है, लिखिएगा व्हेन 2 और more than 2 resistors are joined such that every resistance having common initial point as well as ऐसे देखिए क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट विथ टर्मिनल पॉइंट, ऐसे लिखिए, इसको लिख लीजिए एज वेल एज आल्सो टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब हुआ हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस को इस तरह से ऐड करेंगे कि आपका सारे रेसिस्टर का जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे मिलेगा, और सारे रेसिस्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो भी एक ही पॉइंट पे मिलेगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है ना आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सीरीज कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। अब ये जो मैंने बोला है ना डेफिनेशन में, इस चीज को हम थोड़ा सा डायग्राम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे डायग्राम में, क्योंकि यहाँ पे इसका डायग्राम थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है, उल्टा पुल्टा नहीं जगह ज्यादा ले लेता है, इसलिए हम इसको 2 ही रेसिस्टेंस लेकर आपको बताएंगे। मान लीजिए कोई रेसिस्टर है और एक रेसिस्टर जो है ये है, इसका R1 है और ये आपका पॉइंट ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ए है, दूसरा इनिशियल पॉइंट बी है। ठीक, अब दूसरा रेसिस्टर हमने इस तरह से बनाया, ऐड किया इसमें, ठीक, इस तरह से ऐड किया कि इस रेसिस्टर के साथ क्या है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, बट देखिए दोनों ए और बी के बीच में ही है। फिर एक अलग बना है, उसके साथ में क्या है,
इसका रेसिस्टेंस R3 है, बट इसका भी इनिशियल पॉइंट सेम और टर्मिनल पॉइंट सेम। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को इस तरह बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसे मान लीजिए क्या इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, इस पे कुछ न कुछ असर पड़ने वाले हैं। असर इसलिए क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट इससे I पास करेंगे तो कुछ इससे चले जाएंगे, कुछ इससे चले जाएंगे, कुछ इससे चले जाएंगे, टोटल का टोटल होगा, लेकिन फाइनली फिर एक पॉइंट पे जाकर तीनों का तीनों ऐड कर जाएगी। वो क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे ये ऐड हो जाए। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ इसकी यही खासियत होती है। लेकिन उसमें क्या था कि एक ही लाइन में होते सारे में आई पास करते हुए निकल गए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 पार्ट में बढ़ जाएंगे, किसी में ज्यादा किसी में कम, इस तरह से बढ़ जाएगी अलग अलग। अब जो है ये इस तरह से हो गया, डबल आर से लिखा गया। तो अब देखिए जब 3 रेसिस्टर को ऐड किए वहां पे क्या होता है, सारे ऐड हो गया अलजेब्रिकली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ अलग ही रूल फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए कि तीनों रेसिस्टेंस को जब मिला दिए, तीनों रेसिस्टेंस को जब मिला दिए तो डेफिनेटली रूप से क्या होगा, एक नया रेसिस्टेंस प्रिपेयर होगा जिसका मान लीजिए रेसिस्टेंस आर है, और इससे तो इलेक्ट्रिक करंट आपको कितना पास करेगा, आई पास करेगा। ठीक, तो यहां पे अगर आप मान लीजिए कि इससे इलेक्ट्रिक करंट आपका आई पास करेगा, ठीक, और यहां पे आपने क्या क्या कि सीरीज को ये इसका जब आप कॉम्बिनेशन किए तो इसमें आई पास किया और इसका हमने मान लिया कि रेसिस्टेंस आर है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आप देख रहे हैं कि सारे का टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर V है यहाँ पर V भी है तो VV माइनस V ऑलवेज सेम। इसका मतलब मान लीजिए कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, V ही होगी। स्पष्ट है ये बात। जब ये बात आप लोग समझ गए तो आप कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन डेफिनेशन कर सकते हैं या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, क्योंकि डेफिनेशन में ही वो भी बात आ जाती है, लेकिन कुछ लोग इसको उल्टा पुल्टा समझेंगे। बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं सिंपली क्या कि टोटल करंट जो होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। इतना तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे जो I पास करेगी ये I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के सम के बराबर होगा। अब ये इस रेसिस्टेंस में I पास करेगी, I बराबर आप क्या जान सकते हैं, V बाय R। इसमें अगर I1 में देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, V बाय R1, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना V बराबर IR होता है, तो यहाँ से I बराबर V बाय R हो जाएगा। तो अलग अलग आपका रेसिस्टेंस में अलग अलग पास करा तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे V बाय R2 हो जाएगा, यहाँ पे V बाय R3 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज दैट यहाँ से कर सकते हैं V सब में कैंसिल हो जाएगा, V से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, सो यू गेट फाइनली 1 बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर आपका if there are n resistance which is added in parallel, then you get definitely 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 1 upon Rn के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो in case of n resistance you can write it as a, फर्स्ट इसको रब कर लेते हैं। रब करने के बाद देखिएगा क्या है, देखिए इन केस ऑफ n रेसिस्टेंस, अगर आपके पास n रेसिस्टेंस है देन आपका ये हो जाएगा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन R। ठीक, अगर इफ देयर आर n रेसिस्टेंस व्हिच इज एडेड इन पैरेलल देन यू गेट डेफिनेटली ये R जो आपका होता है, इसको मैंने शुरू में ही बोल दिया था, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस के नाम से इसको बोला जाता है कि टोटल का टोटल कितना होगा। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ, तो यही दो केस हो जाता है। अब कभी कभी जनरली क्या होता है कि पूछ देता है एक और ये होता है मिक्स्ड, अगर चाहे तो हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप लोग के एग्जाम में वो पूछने वाला नहीं है, ठीक, इसलिए हम सोचते हैं कि उसको इग्नोर कर दे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको R1 बराबर दे देगा 2, R2 बराबर दे देगा 3, और आपको कहेगा कि बताइए कि इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हमेशा किस केस में ऑब्टेन करेंगे हम लोग, इन पैरेलल, मतलब दोनों रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में ऐड करेंगे तब इसका मैक्सिमम जो होगा ना, आर मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो ये आपका होगा 2 + 3 हो, और मिनिमम की बात करेगा तो आर मिनिमम जो होगी वो आपका इसके पैरेलल में होगा। तो आर मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, तो यहाँ पे होगा सो
वन अपॉन आर बराबर ये जो आपका आर मिनिमम को शो करेगा, यहाँ पे इसको पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, दैट विल बी वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री। इसको कैलकुलेट करके क्या होगा 5/6, ये किसका वैल्यू वन अपॉन आर का, यह बात याद रखिए, हम लोग कई बार मिस्टेक कर चुके हैं इस तरह की। वन अपॉन आर बराबर 5/6, सो आर बराबर क्या आ जाएगा 6/5, 6/5, तो इसका मतलब ये आर मिनिमम को शो करेगा। तो आर मिनिमम अगर आपसे पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, सिंपली सबको ऐड कर देंगे, किसमें, पैरेलल केस को लेकर के। और वही इसका एक और बात आती है क्या, कि आर मिनिमम का ये फॉर्मूला आ गया, और ये आपका आर मिनिमम बराबर 6/5। अब अगर यहाँ पे मैक्सिमम अगर आपको मान लीजिए कि एक और दे दिया R3 बराबर दे दिया 4 और इस केस में कहेगा कि बताओ मैक्सिमम क्या होगा, तब भी आपका सिंपली इसमें ऐड हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। लेकिन मिनिमम के केस में क्या होगा, मिनिमम के केस में आपको सोचना पड़ेगा। मिनिमम के केस में क्या सोचना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ये मैक्सिमम उसी तरह से निकलेगा, लेकिन मिनिमम के केस में आपको सोचना पड़ेगा। मिनिमम के केस में क्या होगा मालूम है, आपको चेक करना पड़ेगा क्या, कि मान लीजिए कि इसको हम सीरीज में ले लेते हैं, इस दोनों को पैरेलल में ले लेते हैं, पहला केस। दूसरा केस, इसको हम सीरीज में ले लेते हैं, इस दोनों को हम पैरेलल में लेते हैं। तीसरा केस, इसको हम सीरीज में ले लेते हैं, इस दोनों को हम पैरेलल में लेते हैं। ये तीनों कंसीडर करना पड़ेगा, और जिस केस में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा वो आपका एक्चुअल एग्जाम आंसर हो जाएगा। और तीनों को आप पैरेलल में भी ऐड करके देख सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल था। कभी कभी बोर्ड में यही सब पूछता है और ज्यादा आपको डिफिकल्ट पूछने वाला नहीं है। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो हम लोग लेते हैं, वो है सेल। सेल क्या होता है, देखिए मेन तो हम लोग को सेल का ही यहाँ पे पूरा बुक में आपको चर्चा करना है, क्योंकि अगर सेल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यही है, चाहे सेल हो या अपना सप्लाई का कोई भी सोर्स है, जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कराएगी तब तक तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएगी। तो होते क्या है ना कि सेल का डेफिनेशन जो है ना, सेल जो उसका वर्क होता है, उसका मैंने रूप से वर्क रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना बंद कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस करंट फॉलो नहीं करेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक वो करंट फॉलो नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक उसी तरह से जब तक पानी तभी तक, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है और कोई स्लोपिंग पार्ट है, और यहाँ से आप पानी को बहा रहे हैं तो ये सबसे नीचे से ऊपर आ जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर कोई प्लेन सरफेस है, फ्लैट है, तो अगर यहाँ पे सब जगह बराबर है तो कहाँ जाएगी पानी, वहीं पे रहेगी जहाँ के तहाँ रखी रह जाएगी। जब तक उसके पास एनर्जी या मोशन में तब तक वहां तक फैलेगी, उसके बाद वहीं क्यों ही रह जाएगी। लेकिन ये क्या, अगर थोड़ा भी इस पे गिराएगी तो जरा कर जाए। मतलब सिंपल बात है, जब तक कि दोनों के बीच की हाइट बराबर रहेगी तब तक कोई असर नहीं पड़ने वाला। और यह हाइट में डिफरेंस रहेगा तब तो इसमें फ्लोइंग होगी ना। वही बात है करंट के साथ, करंट तभी पास करेगी जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो जीरो हो जाएगा, तो कहां से कहां जाएगा बताइए, फॉल ऑफ वाटर होगी, यहाँ पे नहीं होगी। तो उसी तरह से करंट के साथ भी है, समझिए। तो हम लोग सबसे पहले सेल के बारे में समझते हैं। तो सेल का काम क्या होता है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी को मेंटेन करके रखना होता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है, ताकि दोनों के बीच के जो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का गैपिंग हो ना, वो आपका हमेशा बने रहे, तभी जाकर के आपका इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर पाता है। यही चीज है। अब देखिए, अगर आप इसको समझ गए ना तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, मेन तो आप लोग समझेंगे। और इसमें क्या, अब कभी कभी लोग लिखता है सेल का एक और डेफिनेशन, वो है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो वो सब तो बच्चा वाला डेफिनेशन है कि सही बात है कि उसके अंदर में केमिकल है, उस केमिकल की हेल्प से हम लोग करंट प्राप्त करते हैं। तो वो डेफिनेटली रूप से कि जब हम केमिकल की हेल्प से करंट ऑब्टेन करते हैं तो वो मेरा वही डेफिनेशन हो गया। तो जैसा आप लोग का मर्जी है, बट एक्चुअल डेफिनेशन है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है। चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं कि सेल क्या है। लिखिएगा, ये सेल इज एन electric device, is an electrical device which maintains the potential difference between the any 2 points of a क्लोज्ड सर्किट। तो जो भी आपका क्लोज्ड सर्किट है उसके दोनों पॉइंट के बीच में इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अदरवाइज में और बीच लिख देते हैं, इट आल्सो इट कन्वर्ट्स, ऐसे लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए ठीक, इस बात को याद रखिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको मैंने बताया कि जिस तरह से पानी हायर टू लोअर फॉलो करती है, उसी तरह से करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल को और वो आपका फॉलो करती है। इस बात को आप लोग लिखिए, वो भी बात मैंने बोल दिया और आपका सील हो गया। अब जो है एक टर्म और आती है ईएमएफ। तो ये ईएमएफ क्या होती है? ये सेल का ही होता है। जिस तरह से कोई भी अगर आप कोई भी आप कंडक्टर यूज करते हैं तो क्या होता है ना कि वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस उसकी होती है, फिर उसके बीच में आपका दो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच में हम लोग वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करवाते हैं। सिमिलरली सेल के साथ भी होता है। तो सेल का जो जस्ट लाइक इसी तरह से समझिए, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो कहलाता है ईएमएफ। जस्ट लाइक कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो पर्टिकुलर सेल का है तो उसका कुछ डेफिनेशन अलग होता है, उसका कुछ एक्चुअल मीनिंग भी कुछ अलग होती है, तो इसलिए उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। वरना तो उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बहुत अलग, काफी ज्यादा दोनों में डिफरेंस रहती है। और इसमें आप लोग याद रखेंगे हमेशा कि आप इसको समझने के तौर पे समझ सकते हैं, मतलब ट्रीट कर सकते हैं याद करने के लिए या समझने के लिए। समटाइम्स होता है कि ईएमएफ क्या होता है, एक अलग ही टर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जैसे हम लोग भी शुरू में डाउट में गए थे, लेकिन बाद में क्लियर हो गया जब कि नहीं ये उसी तरह का बात है। ठीक, तो ईएमएफ जो है ना वो जस्ट लाइक ए पोटेंशियल डिफरेंस है, बट यू हैव ओनली टेकिंग कंसेप्ट, यू कैन सपोज इट एज पोटेंशियल डिफरेंस, बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंस, दोनों का दोनों लेकिन अलग है। चलिए तो अब हम लोग लेते हैं ईएमएफ, जिसको हम लोग हिंदी में पूरा इसका जो नाम आता है उसका कहते हैं इलेक्ट्रो ईएमएफ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिखिएगा, इसका डेफिनेशन होता है द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल is defined by the work done in moving a unit positive charge once round अब देखिए यहां पे हमने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है ना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में जो वर्क किया जाता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे ईएमएफ जो है ना ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, बट इट इज also defined by work done in moving a unit positive charge once round along a path, सर्कुलर पाथ, जो आपका सर्कुलर कहता है सर्किट। ठीक, तो जो आपका सर्किट का पाथ है ना उसके चारों तरफ घूमने में जितना वर्क किया जाता है एक राउंड वो आपका ईएमएफ होता है। ठीक, तो अगर ये चीज समझ गए तो जैसे मान लीजिए सेल का सिंबल थोड़ा सा ले लेते हैं, ये आपका सेल का सिंबल हो जाता है, एक बड़ा एक छोटा और आपका ये प्लस हो जाता है। ठीक, तो बराबर प्लस ले लेते हैं, तो ये जो होती है ना इसको हम सेल पढ़ते हैं, सेल का सिंबल है। ठीक, तो यहाँ पे यह स्पष्ट है कि यहाँ पे ईएमएफ को हम लोग कैपिटल से सूचित करते हैं और ये W/Q हो जाएगी। W/Q क्यों हुई? क्योंकि आपको वर्क डन पड़ेगा, तो हमने तो पहले बताया था V बराबर W/Q, वही तो चीज है, इसलिए मैंने बोला था। चलिए तो V बराबर W/Q हो गया। ठीक, अब देखिए ये हो गया E इक्वल टू W/Q, और यह जो होती है ना किसके द्वारा क्रिएट होता है, ये आपका सेल का होता है, पर्सनल सेल का ईएमएफ होती है। चलिए अब होता है किसी भी सर्किट में, अब हम लोग थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन में लेते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन ओपन करते हैं कि ईएमएफ बराबर का ये W/Q है ना, एक और होती है इलेक्ट्रिक करंट बराबर है, जैसे हम लोग वहां पे निकालते हैं V/R ओम्स लॉ में, उसी तरह से हम लोग सेल के लिए एक अलग लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई ये आपका रेसिस्टेंस है, ठीक, और ये आपका कोई सेल यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक, सेल है ये आपका क्या नेगेटिव, आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक, सॉरी उल्टा लिखा गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ गया। तो करंट का डायरेक्शन इधर आता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन अगर करंट का है मान लीजिए तो यहाँ पे कर सकते हैं इफ द चार्ज इज QR circulating in time t
मतलब एक राउंड लेने में मान लीजिए वो अगर टाइम टी लेता है, देन करंट जो होगा Q बराबर आई टी, मेरे टोटल चार्ज Q बराबर आई टी, दैट इम्प्लाइज I बराबर Q बाई टी हो जाएगा। अगर ये I बराबर Q बाई टी होगा तो उसकी इसमें पावर कितना डिलीवर्ड होगा सेल के द्वारा। सो ये आपका सेल है, ये तो कुछ पावर से डिलीवर करेगा क्योंकि यही तो केमिकल के थ्रू करंट को आगे जाने में हेल्प कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करवा रही है। हम लिख सकते हैं सो पावर डिलीवर्ड बाय द सेल क्या हो जाएगा, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। और डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, भी क्यू। तो यहाँ पे जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ट्रीट करा वो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू डब्ल्यू बराबर क्यू, तो क्यू होगा क्यू इंटू ई इंटू क्यू बाई टी, ये आ गया। अब यहाँ पे ये जब समझ गए तो यहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं कि I बराबर क्यू बाई टी, तो इसको लिख सकते हैं P बराबर I इंटू ई इंटू आई, क्योंकि ई तो ई है और क्यू बाई टी को हम ऑलरेडी मान लिए क्या आई, तो यू कैन राइट ई इंटू आई, ये आ गया। अब अगर इस बात को भी आप समझ गए तो आप कह सकते हैं एंड एक लाइन और लिख लीजिए, पावर कंज्यूम्ड तो यहां पर ये सेल के द्वारा इतना पावर डिलीवर किया गया, इतना दिया गया, तो पावर तो इतना दिया गया लेकिन वो कंज्यूम कितना किया, कौन, इस सर्किट है, ये रेसिस्टेंस है जिसकी रेसिस्टेंस R है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए भी है, तो ये कितना, ये कंज्यूम कितना किया, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए भी है, यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये कितना पावर कंज्यूम किया, तो पावर जो कंज्यूम किया वो क्या आ जाएगा, W बाई टी ही रहेगा, ये भी पावर, लेकिन ये जो पावर W बाई टी रहेगी तो ये इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए P हुआ, तो ये जो पावर कंज्यूम किया W बाई टी, तो ये जो आपका W बाई टी हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस रहेगा कि वहाँ पे W बराबर E इंटू क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ट्रीट करेगा कौन, EMF, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो V इंटू क्यू बाई टी आ जाएगी, फिर इंटू ये V इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q बाई टी इक्वल टू आई होता है, तो V इंटू आई हो गया। और आप जानते हैं कि ये जितने रेजिस्टेंस, ये जितना पावर डिलीवर करेगा उतना ये कंज्यूम करेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो था कांट बी डिस्ट्रॉयड, नदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ना ही इसको डिस्ट्रॉय ना क्रिएट कर सकते, तो टोटल का टोटल एनर्जी पावर डिलीवर्ड बाय सेल इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड बाय पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस या सर्किट। तो सो यहां से कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड। अगर इस बात को समझ गए तो पावर डिलीवर्ड कितना क्या गया था, E into I, then in this case you can write E into I is equal to power consumed कितना हो गया, V into I, क्या हुआ, E into I is equal to V into I। अब ये जो आपका आया है E into I बराबर V into I कैंसिल, अब यहाँ पे क्या हुआ, सो V बराबर क्या आ गया, E आ गया। अब V बराबर आपका अगर E आ गया तो यहाँ पे V बराबर क्या जानते हैं, I R, सिंस V बराबर होता है I R इज इक्वल टू E, तो यहाँ से R बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, अगर I निकालेंगे तो हमको I निकालना है, तो R बराबर क्या होगा, I बराबर E बाई R। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे I बराबर V बटे R, मतलब V बराबर I R, तो उसी तरह से सॉरी इधर में दिख रहा, जैसे जिस तरह से हम लोग प्राप्त करते थे I बराबर V बटे R, तो यहाँ पर क्या होता था V बराबर I R, उसी तरह से I बराबर E बटा R। इसलिए हमने बोला ना कि यहाँ पर इसको ना अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ट्रीट करेंगे ना तो बेहतर समझ में होगी। बस फर्क यही है ना कि वो पूरा वन राउंड सर्कुलेट करने के लिए जो होता है तब जाकर के यहाँ पर वर्क डन जो होता है वन राउंड करने में वो आपका होता है क्या, EMF, अदरवाइज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट होता है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आप लोग क्या सीखे, इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, फॉर किसके लिए, रेसिस्टर सेल के लिए, I बराबर E बाई R, जहाँ E क्या है, EMF ऑफ सेल, सेल का EMF है, इस बात को याद रखेंगे। हम अगर इस बात को समझ गए हैं तो बस थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं आगे, देखिएगा। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हम पहले ये आप लोग को दिखाना चाहते हैं, देखिए एक होता है जैसे रेसिस्टेंस होता है ना, दो तरह का रेसिस्टेंस होता है, एक आपका, एक तो आपका सर्किट में रेसिस्टेंस हम लोग एक्सटर्नली एड करते हैं, लेकिन एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब वो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में आपको मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस।
थोड़ा सा एक टर्म लिख लीजिए, इसके बाद आप लोग क्या था बता देते। जनरली क्या होता है कि कोई भी सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम लोग साइड से तो अपना जो भी होता है रेजिस्टेंस सेट करते ही है, लेकिन जो उसमें सेल यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जो हम लोग पॉइंट मतलब जो हम लोग सेल ऐड जो सेल लगाते हैं उस सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर में, सेल के अंदर में, उसकी वजह से वो सेल भी क्या करती है ना, कुछ रेसिस्टेंस क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिक करंट तो फॉलो करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, लेकिन थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं, वो भी रेसिस्टेंस क्रिएट करती है। कौन? वो सेल। क्यों करती है? तो वो जो बनावट उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक, जिस मटेरियल की बनी होती है या उसमें जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं उसकी वजह से जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है रेसिस्टेंस। वो सेल का जो पर्सनल रेसिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और हमने तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि सर्किट में अलग से हम लोग यूज करते हैं, बट वो टर्म जो होता है ना आपको इंटरनल रेसिस्टेंस को शो करता है। तो हम लोग वहाँ यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है जो कि आपका जो होता है ना वो इंटरनल रेसिस्टेंस, हम उसको सीरीज में कंसीडर करते हैं। क्योंकि देखिए बताते हैं, अगर हम सीरीज में क्यों बोलते हैं, उसका सर्किट आप बना लेते हैं ना, देखिए लिखिएगा तब चाहते तो लिख सकते हैं, नोट करके लिखिए। इंटरनल रेसिस्टेंस is considered in series। इसको हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं? सीरीज में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको। समझ गया? इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए विदा से देख लीजिए। अब जो है आपका ये अगर समझ गए तो अब हम थोड़ा सा ना इस इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और ईएमएफ वगैरह के बीच में थोड़ा सा एक फॉर्मूला हम ओपन कर दें। देखिए ये फॉर्मूला क्या कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट के इंटरनल, एक मान लीजिए कि आपका डायग्राम बनाते हैं, स्पष्ट पता चल जाएगा। देखिए मान लीजिए ये कोई सेल है, ये प्लस ये माइनस है, और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस, ये आपका कोई सेल है, तो ये सेल है ना, तो इस सेल का अपना पर्सनल एक रेसिस्टेंस होता है, इसका अपना रेसिस्टेंस है जो कि शो नहीं किया जाता है, इसके अंदर में ही होता है, जो कि इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो उसको हम लोग छोटा मान लेते हैं इस तरह से, और इस रेसिस्टेंस को स्मॉल आर मान लिए, और ये मान लीजिए कोई सेल है, बैटरी है, ठीक, तो बैटरी के अंदर की बात है, ठीक, ये पूरा बैटरी के अंदर की बात है, समझिए। अब ये जो है ना, अच्छा सेल और बैटरी में सेल और एक पूरा सेल है, मान सेल और बैटरी के मतलब समझते हैं ना, सेल का मतलब तो एक सिंपल बैटरी है, और बैटरी का मतलब कलेक्शन ऑफ सेल, बहुत सारा सेल जो ऐड कर देते हैं। जैसे टॉर्च में देखते हैं तीनों सेट टॉर्च जो होता है हम लोग गाँव में पहले यूज कर देते हैं, उसमें देखते हैं 2-3 आपका सेल लगे रहता है, 3 सेल यूज करते थे हम लोग, अभी भी 2-3 सेल जो भी आपको मिलता है वो 2-3 सेल में आता है। तो ये जो होता है ये इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ। अब जो हम लोग अलग से रेसिस्टेंस मान लीजिए ऐड करते हैं, तो जो हम लोग अलग से ऐड करते हैं, प्लस टू माइनस इधर से इधर करने जाएंगे। अब अलग से जो रेसिस्टेंस ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, कोई रेसिस्टेंस है, ठीक। अब इसकी रेसिस्टेंस हमने मानना है कैपिटल आर, क्या माना? कैपिटल आर, और इसकी डायरेक्शन जो आपका ये तरह जा रही है, ठीक, समझ गए आप लोग? अब ये जो आर है ना, ये आपका लोड कहला गया, क्या था? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग लोड के नाम से जानते हैं। ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, चाहे तो लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसको जनरली हम लोग लोड के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और इसको कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। अब जो है लिखिएगा आप लोग, ठीक, तो ये जो रेसिस्टेंस है ये सेल के अंदर में होता है, इस बात को याद रखेंगे, ये सेल के अंदर में, आप चाहे तो लिख सकते हैं दिस रेसिस्टेंस मतलब आर इज प्रेजेंट इन द सेल। तो ये आपको विजुअलाइज नहीं क्या रहेगा, आपको भी किसी प्रॉब्लम को भी बनाएंगे ना तो आपको अलग से वो नहीं देगा, केवल बोल देगा सेल का रेसिस्टेंस। तो आपको वहां पे समझ लेना पड़ेगा कि वहां पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस होगा, उस सेल का पर्सनल रेसिस्टेंस होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा आपको डायग्राम क्लियर करके बहुत कम मिलेगा, ठीक। ये हमने आपको समझने के लिए इसको जबरदस्ती अंदर में बना दिया, बस आपको सिंपल एक्सरसाइज दे देगा और बोल देगा कि सेल का जो रेसिस्टेंस है ना वो इतना है, तो उसके इसमें समझना पड़ेगा कि वो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। आप लोग ध्यान रखेंगे, हम सारा फैक्ट आपको क्लियर कर देते हैं। नाउ यहाँ पे कर सकते हैं अगर सर्किट इक्वेशन, अगर सर्किट इक्वेशन देखिए इस सेल का जो आपका ये ईएमएफ है वो ये है,
तो अगर ये ईएमएफ है तो हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, ई बाई आर। आई बराबर क्या जानते हैं, ई बाई आर। तो इसका मतलब हम लोग आई बराबर ई आर जानते हैं, और ये आपका ईएमएफ होता है। और सॉरी, इसको मत लीजिए, पी बराबर क्या जानते हैं, ई आई। पावर बराबर वी आई, वी आई की जगह पर ई आई है, वो किसके लिए, सेल के लिए। तो हम कह सकते हैं आवर सर्किट इक्वेशन क्या हो जाएगा कि पावर जो डिलीवर किया जाएगा बैटरी सेल के द्वारा, वो किसके होगा, एक इसके और एक इसकी सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेल के द्वारा जो पावर डिलीवर किया गया ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, किसकी, एक ये ले लेगा, थोड़ा ये ले लेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये जो होगा ये लेगा, वो कितना होगा, पी बराबर हमने एक बार और फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये आपका रेसिस्टेंस के फॉर्म में हो गया, रेसिस्टेंस के फॉर्म में हो गया, आपका ईएमएफ के फॉर्म में, पूरी सेल के लिए आपका ईआई होता है। और इस रेसिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ाया था, पी बराबर जैसे वी आई बताया था, वी की जगह पर आई रखेंगे क्या होगा, आई स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए होगा आई स्क्वायर आर प्लस इसके लिए क्या होगा, आई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय आई, यू गेट ई इज इक्वल टू क्या, आई आर प्लस आई इनटू कैपिटल आर। अब जो ये है इसको अगर लेफ्ट में ले लेंगे तो आपको जो वैल्यू निकालना है आपकी मर्जी निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको आई का निकालना है, तो यहाँ पर आई अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, दैट इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर टाइम्स आई। सो नीचे देख रहे हैं आप लोग को आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ऐसे भी समझिए ना कि अगर आपको एक रेसिस्टेंस इसमें सीरीज में ऐड किया रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका टोटल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिंपली अलजेब्रिकली सम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सेल का होगा, तो जो कि आपका ईएमएफ की तरह होता है, और टोटल रेसिस्टेंस आएगा ये अपना आर प्लस आर। तो सिंपल फॉर्मूला, कुछ अलग से नहीं है, बस मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया ना ताकि आपके दिमाग में ये चीज जाए कि इंटरनल रेसिस्टेंस भी होती है, और नहीं तो डायरेक्ट आदमी निकाल लेता है, ई बाय स्मॉल आर बाय प्लस कैपिटल आर। तो ये चीज समझ गए। अगर आप लोग ये चीज समझ गए तो अब हम लोग एक डिटेल में थोड़ा सा और चीज ले लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, समझ गए, वैसे बहुत कम है पूछता है, लेकिन फिर भी पूछ देता है। राइट 2 और 3 एटलीस्ट डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग चाहे तो लिख लीजिए, देखिएगा डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को लिखते हैं। देखिए सबसे पहला देखिएगा, पहला डिफरेंस। तो अगर आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो किसी रेसिस्टेंस के बारे में लोग सोचते हैं, और जैसे ईएमएफ सोचते हैं तो बैटरी के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स भी बराबर आई होता है, एंड ईएमएफ अक्रॉस सेल टर्मिनल्स जो आपका होता है क्या, ई बराबर आई इंटू आर। ये हो जाता है आपका पहला प्रूफ हो गया, ई बराबर आई इंटू आर, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के फॉर्म में हम लिखेंगे, करंट वाले आई पास करते हैं, लेकिन इस तो स्मॉल आर जाएगा। चलिए अब इसके बाद दूसरा लीजिए, नीचे आप लोग को दिख रही है, चलिए दूसरा लिखिएगा, इन ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब हुआ कि सर्किट पूरा क्लोज होनी चाहिए ताकि उससे करंट पास कर सके। The potential difference between terminals is less than the EMF। अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना वो ईएमएफ से कम होती है, क्योंकि इसका वजह होती है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो आपका इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ईएमएफ से वो कम हो जाती है। क्या होता है ईएमएफ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ पे फॉर्मूला निकाल के दिया था, क्या निकाला था, आई इज इक्वल टू, हमने जो निकाला था फाइनल फॉर्मूला जो आप लोग को निकाल के दिया था वो आई बाई क्या, ई बाई क्या दिया था, आर प्लस आर। तो यहाँ पे ई बराबर क्या आ जाएगा, आई टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना, दोनों दोनों जुड़ जाएगा, तो आई से इंक्रीज करेगा तो बढ़ जाएगा। और जबकि हम जानते हैं कि आपका क्या होता है V into I ऑटोमेटिक है, इस टर्म से ज्यादा नजर आ रही है, तो इसलिए इसमें याद रखेंगे इन क्लोज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स इज लेस देन द ईएमएफ। ठीक, ईएमएफ से वो छोटा होता है, या ऐसे कर सकते हैं कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी कर सकते हैं। चलिए ये बात समझ गए। एक डिफरेंस और लीजिए, बहुत ही मजेदार बात है, वो क्या है, थर्ड नंबर
ओपन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज ईएमएफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्किट ओपन है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों सेम है, क्योंकि वहां पे क्या मतलब करंट ही पास नहीं कर रही है तो फिर रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं होगी, कुछ होगी नहीं है, तो फिर क्या दोनों का दोनों सेम रहेगी। चलिए तीसरा नंबर समझ गए, तो चौथा नंबर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। द ईएमएफ इज कॉज, द ईएमएफ इज अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे तो बताते हैं। देखिए द ईएमएफ इज द कॉज, क्योंकि अगर ईएमएफ नहीं होगा ना तो फिर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करने नहीं देगा ना। तो जब ईएमएफ होती है तभी तो जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए बोला था कि ईएमएफ एक रीजन है, कॉज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। चलिए 4 नंबर की होगी। अगर आप 4 नंबर समझ गए तो मुझे लगता है कि आपका ये डिफरेंस खत्म हो गया, बहुत हो गया, 4 डिफरेंस लिख दिए तो बहुत हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट लेते, देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपका वो आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या आता है? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आपका ये क्लास जो हो गया लगभग 45-46 मिनट का हो गया, मतलब एक आप लोग का एक क्लास ओवर हो गया। हम लोग फिर क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो अब जो डिस्कस है एक ही टॉपिक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और कुछ पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में सीखेंगे। जैसे आपका हो गया डिवाइस में क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिवाइस का ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इजी है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर सीखे हैं ना, क्या सीखे, ये इक्वेशन निकालना सीखे ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर था ना, सेल्स कहते हैं रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, उसी को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। तो वहाँ पे सेल्स कंसिडर करेंगे, बस इतना ही फर्क रहता है कि सेल्स का ना वहाँ पे हम लोग को ये दिमाग लगाना पड़ता है कि उस सेल्स का भी इंटरनल रेसिस्टेंस है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो एक क्लास वो होगा, एक क्लास आपका और होगा, जो कि क्या होगा वो भी 1 घंटा में कवर हो जाएगा। उसमें वीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का 2 लॉ हो गया, और फिर इसके बाद एक आपका पोटेंशियोमीटर, फिर मीटर ब्रिज, ये 4 टर्म्स है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर हो जाएगी। चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में मिलूंगा, जिसमें पर्टिकुलर मुझे 2 क्लास करना और आपका फिजिक्स का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।